हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 1 ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल साइकिल, जिसमें कि अभी रिसेंट ईयर में 2 क्वेश्चंस आए हैं। सो 4 to 8 मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, यू नो। नाउ लेट्स बिगिन। सेल साइकिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, सेल साइकिल अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल से ही मिलके हम बने हैं। एक सेल, फिर उससे 2 सेल बने हैं, तो बनी है टिश्यूज़, फिर और सेल्स मिलके बने टिश्यूज़ मिलके बनी है, तो वो बना है ऑर्गन, यू नो ना, ऑर्गन। देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम, है ना। और इन सिस्टम को मिला के एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है। सो सेल इज़ द फंक्शनल, यू नो, बायो वालों की लाइन है ये। सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल क्या है? एक साइकिल होती है, 2-3 प्रोसेसेस को मिला के एक साइकिल बनता है। अब सेल साइकिल एक प्रोसेस है। अब देखिए उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उस प्रोसेस में, उस साइकिल में होता है सबसे पहले सेल का डिवीज़न। सेल डिवीज़न मीन्स सेल का डिवीज़न मतलब होता है हाफ होना, डिवाइड होना। किसका? सेल का डिवीज़न। दूसरा होगा डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए है, वो रेप्लिकेट होके फिर 2 बन जाएंगे, फिर रेप्लिकेट होकर फिर एक पेयर और बन जाएगा। आप समझ रहे हो? रेप्लिकेट होते चले जा रहे हैं, मतलब वैसे वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। और सेल की ग्रोथ होगी। अब भाई सब कुछ हो रहा है तो सेल की ग्रोथ तो होनी है, तो सेल जो है वो ग्रो भी करेगा। और ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। एक के बाद एक सेल का डिवीज़न होगा, रेप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वे, अ साइकिल विच इज़ नोन एज सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, क्या है? सीक्वेंस है उन इवेंट्स का जिसमें क्या होता है, सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। सेल अपने जीनोम्स को डुप्लीकेट करता है। क्यों डुप्लीकेट हो रहा है, डिस्कस करते हैं। पहले सिंथेसाइज स्पेलिंग। सिंथेसाइज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करता है। एंड डिवाइड इंटू 2 डॉटर सेल। मेन थिंग, सब कुछ हो ही क्यों रहा है? क्योंकि हमें एक सेल से 2 सेल बनाने हैं। अब आधे बनेगा तो तभी ना, जब दोनों चीज़ों को आप, ये दोनों सेल कब एक्टिव होंगे, कब ये दोनों फर्दर डिवाइड करेंगे, जब इनके पास सब कुछ होगा। इनके पास भी वही जीनोम होने चाहिए जो इनकी मदर सेल के पास था ना। ये डॉटर सेल्स है तो ये मदर सेल हुआ, तो फिर इसमें भी होना चाहिए। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इन दोनों में भी होना चाहिए। इसमें अगर डीएनए है तो इन दोनों में होना चाहिए। इसमें अगर आरएनए है इसमें भी होना चाहिए, है ना। न्यूक्लियस इसमें है तो इसमें भी न्यूक्लियस होना चाहिए। तो मतलब अपने जीनोम्स को डुप्लीकेट कर रहा है। 2 चीज़ में तोड़नी है आपको, तो आपको डुप्लीकेट करना होगा, हाफ हाफ देना होगा दोनों में। और सिंथेसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप ले लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप ले लो, प्लाज्मा ले लो, है ना। आप लिपिड्स ले सकते हो, क्या ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इन सबको भी आपको बनाना होगा, वरना अगर नहीं रहेगा तो फिर सेल जो आपकी वो श्रिंक कर जाएगी ना। सेल है जो ऐसे होती है, वो सर्कल होती है, अगर उसमें प्लाज्मा नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो क्या करेगी? वो तो श्रिंक कर जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो किसी मतलब की हुई क्या? नहीं ना। एंड डिवाइड इंटू 2 डॉटर सेल। एक सेल है, फर्दर वो 2 सेल में ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर जाता है, जिसमें वो 2 सेल में, 2 फंक्शनल सेल में। अब क्या होगा? ये हो गया, अगर ये 2n था तो ये n और ये n में टूट जाएगी, है ना। फर्दर क्या होगा? फिर होगा इसमें, तो फिर ये दोनों भी 2-2 में टूट जाएंगे, ये दोनों भी टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते सेल जो है वो हमारी डिवाइड करती रहती है ना। अब आ जाइए, डीएनए सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, दिख नहीं रहा है आपको। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। डीएनए सिंथेसिस occurs only once during one specific stage in cell cycle। डीएनए का जो सिंथेसिस है वो एक साइकिल में, एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। एक साइकिल में, अगर आपकी मान लीजिए एक साइकिल पूरी हुई, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए अगर आपका इस फेज़ में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसी फेज़ में डीएनए सिंथेसाइज होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी हो जाएगा या नहीं, एक बार होगा और एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, प्यूबर्टी आपको हिट करनी है, तो वो एक पर्टिकुलर एज में ही करेगी ना। मीन्स आप 12 to 15 मान लो, बस 12 to 15 ईयर्स में ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को 24 ईयर पे प्यूबर्टी हिट करिए, नहीं ना। तो फिर ऐसे ही, जैसे ये एक स्पेसिफिक स्टेज में हो रहा है, वैसे सेल का डीएनए का सिंथेसिस भी सेल साइकिल में सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है। तो आप इसको एज अ ट्रू स्टेटमेंट पे कर सकते हो, या फिर एक असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। नीट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल नाउअडेज, तो आपको रेडी रहना है। अब आ जाता है हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं बेसिकली, पहले आप ये देखो। ह्यूमन सेल डिवाइड्स वंस इन एवरी 24 आवर्स। हमारा जो एक ह्यूमन सेल है वो हर 24 आवर में डिवाइड कर जाता है ना। आप समझिए, अगर एक है तो अब अगर आप 24 आवर बाद देखोगे तो वो 2 हो जाएगा, ये ऐसा डिवाइड कर जाएगा, है ना। फिर आप उसको देखोगे 2 हो जाएगा, फिर आप उसको देखोगे तो वैसे मतलब डिवाइड कर जाता है हर 24 आवर्स के इंटरवल पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन सेल कितने इंटरवल पर डिवाइड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 24 आवर्स में। और जबकि यीस्ट हो गया हमारा, है ना, यीस्ट में दिया है किसको, तो सिर्फ 90 मिनट्स। आप देखो ना, कभी आप देखोगे
ब्रेड पे अगर आपने पानी लगा के रख दिया तो अभी कुछ दूर ऐसे थोड़ा सा होता है, फिर आप कुछ देर बाद देखोगे वो फिर इतना हो जाता है, फिर आप एक टाइम के बाद आप देखोगे तो वो पूरे ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर जो होती है वो हो जाती है ना, तो ये डिवाइड कर जाते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर देती हैं। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वो 2 फेज़ में है। सेल साइकिल वो उनका 2 फेज़ है, एक होता है इंटरफेज जिसको आप बोल सकते हो रेस्टिंग फेज, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, रेस्टिंग फेज। एंड योर अनदर फेज इज एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज है ना, जिसको हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। बहुत लंबा ये फेज चलता है, बहुत लंबा ये प्रोसेस है, इसके अंदर भी फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज आता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड येस, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो हम सबसे पहले इसको कवर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज को कहा गया है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज मतलब वो फेज जिसमें हमारा सेल जो है वो रेस्ट कर रहा है। कैसे? 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में, मतलब 2 माइटोटिक फेज के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, एक तरीके का आप समझ लो जैसे स्कूल में है सुबह के 4 पीरियड और शाम के 4 पीरियड के बीच में एक आपका लंच का गैप होता है। दैट लंच गैप, दैट इंटरवल इज नोन एज इंटरफेज, जिसमें सेल क्या है वो अपनी तैयारी कर रहा होता है फर्दर फेज में जाने के लिए, फर्दर एम फेज में जाने के लिए। क्या हो रहा है? एम फेज स्टार्ट्स विथ, आप देखोगे एम फेज, माइटोटिक फेज जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियस डिवीजन से, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। आप अपनी बुक में तुरंत मेंशन कर लिया करो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। तुरंत लिख लिया करो, मैं मेरी बुक में भी मैंने लिख रखा है। एंड यस, एंड सेकंड प्रोसेस इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी चीज़ को डिवाइड करना है, मान लीजिए एक सेल है ये हमारा, इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है ना, तो हमें इसको 2 बनाना है, तो हमें इसके लिए पहले क्या करना होगा? पहले ऐसे होता है, ये अगर आपका स्टेप 1 है तो स्टेप 2 में ये ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड कर जाता है, और ये न्यूक्लियस जो है वो भी ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता है, जिससे ऐसे मान लीजिए न्यूक्लियस जो कि बीच में टूट के बाद में ये ऐसे दो थोड़ा शेप, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, माने 2 डॉटर सेल्स हो गई जो कि आइडेंटिकल होंगी। तो इसके लिए साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रॉपर होना चाहिए, न्यूक्लियस का भी डिवीजन दोनों में होगा, सेंट्रियोल्स वगैरह सब कुछ डिवीजन होगा। तो आपका ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ये आपका इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो कि एम फेज जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। पहले हम नोट से कवर कर लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन्स बता दूंगी जो आपको मार्क कर लेनी है और उसको डायरेक्ट पढ़ लेना है। इंटरफेज, द फेज इन विच सेल प्रिपेयर फॉर इट्स ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन। इंटरफेज क्या है? रेस्टिंग फेज तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉपर रेस्ट कर रहा है सेल, नहीं, प्रिपरेशन करता रहता है अपने ग्रोथ की और अपने डुप्लीकेशन की, सारी प्रिपरेशन उसमें हो रही हैं। अब ये इंटरफेज जो है वो फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट फेज इज G1 फेज। G1 फेज मीन्स गैप 1 फेज, बता रहा है कि गैप है। तो गैप किन 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 चीज़ों के बीच का है? गैप है माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के शुरुआत की। मान माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए माइटोसिस से लेकर डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने के पहले के बीच में जो टाइम का आपका बचा है वो होता है गैप 1 फेज। उसमें क्या होता है? सेल जो होता है वो हमारा, सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, बट उसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन या कोई भी क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन कुछ भी नहीं होता है। बस उसमें जो सेल है वो एक्टिव होता है, बस वो एक्टिव होता है और अपने प्रिपरेशन की तैयारी करवाता है, मतलब जो कि इंटरफेज में ऑब्वियसली हो रहा है। तो आपको गैप 1 फेज में कुछ नहीं याद करना है, बस आपको ये याद रखना है कि उसमें वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये इनएक्टिव आप इसको नहीं कह सकते, ये एक्टिव तो होता है बट ये बिल्कुल भी कुछ किसी भी तरीके की रेप्लिकेशन, ना ही डीएनए का, ना ही क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, कुछ भी नहीं कर रहा है ये, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, सब कुछ सेम ही है, वैसा का वैसा रहेगा। अगर पहले n था डीएनए का नंबर तो वो n ही रहेगा, वो 2n या n/2 किसी चीज़ में चेंज नहीं होना है। अब आप आओ एस फेज में। एस फेज क्या होगा? एस फेज, एस मीन सिंथेसाइजिंग फेज। सिंथेसाइजिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो चीज़ इसमें ऐसी है जो इसमें बन रही है। क्या बन रही है देखते हैं। अ पीरियड इन विच डीएनए सिंथेसाइजेस एंड रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन दोनों चीज़ें इसमें हो रही हैं। किसमें? सिंथेसिस फेज में। कुछ नहीं करना आपको, कहीं पे भी आपको अगर क्वेश्चन में दिख रहा है कि इसमें सिंथेसिस हो रही है किसी चीज़ की, तो आपको बस बिना देखे बिना सोचे समझे उसमें सिंथेसिस फेज, क्योंकि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि सिंथेसिस हो रही है। किस चीज़ की सिंथेसिस होगी? डीएनए की सिंथेसिस होगी, रेप्लिकेशन होगा, मतलब ये प्रोसेस जो है इसमें काम हो रहा है। G1 फेज में काम नहीं हो रहा था, लेकिन एस फेज से काम शुरू हो चुका है। अब इसमें क्या होगा? डीएनए ही सिंथेसिस हो रहा है। फिर आपको इसमें याद रखना होगा कि क्रोमोसोम जो है वो आपका सिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंथेसिस हो रहा है। तो आपका डीएनए का अमाउंट जो कि डबल हो रही है, मतलब अब मैंने ये n में लिख दिया है, बट आपकी एनसीईआरटी में मैं लिख देती हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए। तो आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में कहता है कि डीएनए का नंबर, अगर आपके डीएनए का नंबर पहले 2C था तो वो 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे आपके क्रोमोसोम का नंबर
जो कि इन्होंने n से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर वो 2n था तो वो 2n का 2n ही रहेगा। तो ये हो गया ना कन्फ्यूजिंग टॉपिक एक नीट स्टूडेंट के लिए कि आप एग्जाम टाइम में आप नहीं क्लिक कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आप याद रखो कि एस फेज़ में अगेन इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क रखो। एक बार 2 बार अगर आप इसको अपने से बोलोगे, एक बार बुक में अगर देख लोगे तो फिर वो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको आप इंपॉर्टेंट बोलो। क्या होता है इसमें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। किस फेज़ में, एस फेज़ में। एस फेज़ में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किस चीज़ की, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। और क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। सब कुछ डीएनए का हो रहा है। क्या मैंने ये कहा कि क्रोमोसोम का कुछ हो रहा है, नहीं ना। तो क्रोमोसोम का इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ हो रहा है डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए का नंबर बढ़ रहा है। डीएनए अगर आपका पहले 2C था तो वो हो जाएगा 4C। अगर आप मुझे बताइए अगर वो C था तो अब कितना हो जाएगा एस फेज़ में। ये चीज़ का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड नाउ एनिमल सेल, हम अब ये भी एनसीईआरटी एक चीज़ कहती है कि एनिमल सेल के बारे में इसमें तो कुछ तो थोड़ा सा अलग दे रखा है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा दूँ ताकि आपको पता रहे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है, अच्छा मैंने जी0 फेज़ तो आपको बताया नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप ये पढ़ लो। ये यहाँ पे ये वाला चीज़ दिया है, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा, ये मेरा अपना है, उसको आप इग्नोर करिए। एक मिनट, मेरा कैमरा एंगल थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़, एक मिनट। देखिए, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगेंस इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में क्या हो रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन डीएनए का जो है वो शुरू हो रहा है न्यूक्लियस में, एंड सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये असर्शन रीज़न है एक ईयर का, ये मैंने सीरीज़ में भी देखा है। ये क्या कि उसमें पूछता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। इसमें स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, पता है, असर्शन होता है कि एनिमल सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन स्टार्ट्स इन एस फेज। तो हाँ, बात तो सही है, एस फेज में ही हो रहा है, लेकिन आपसे रीज़न में पूछता है कि जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन है वो आपका न्यूक्लियस में हो रहा है, एंड आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो क्या ये बात भी सही है? तो हाँ, ये बात भी सही है, और ये इसका रीज़न भी सही है, क्योंकि एस फेज में ही होता है और एस फेज में इसमें होता है। तो मतलब ये आप एज अ असर्शन रीज़न या फिर आप एज अ ट्रू स्टेटमेंट में भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें बताओ कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर आपका आता है एक लास्ट फेज, D2 फेज, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। D2 फेज़ आप एक तरीके की प्रिपरेशन फेज़ कह लो। इसमें जंग की तैयारी जैसी की जाती है, आपको गन वगैरह आप लोड करके रखते हो, सब कुछ पहले से रेडी, सेम वही काम है इसमें प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन तो भाई लगेगा ही, कुछ भी करना है आपको, लड़ाई भी करनी है तो आपको हिम्मत चाहिए, प्रोटीनियस फूड चाहिए। तो वैसे ही आपको आगे एक प्रोसेस करवानी है, पूरे सेल साइकिल आपका, सेल डिवीज़न करवाना है, डुप्लीकेशन करवाना है, रेप्लिकेशन करवाना है। तो उसके लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, जो कि अल्टीमेटली आपको प्रोटीन से आनी है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो माइटोसिस में होती है, मतलब एक तरीके की आप कह लो बैक पैकिंग इसमें होती है हर चीज़ की जो हमें आगे ज़रूरत है। और सेल ग्रोथ जो है इसमें कंटिन्यू रहती है। सेल ग्रोथ जो है वो एक सेल ग्रोथ एंड साइटोप्लाज्म का ये जो है, और एक चीज़ दी है, रुकिए एक मिनट मैं बताती हूँ, एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एंड साइटोप्लाज्मा का इंक्रीज होना, प्लाज्मिक इंक्रीज, ये जो दोनों हैं, ये आप दोनों, ये हैं दोनों कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये थ्रू सेल साइकिल होती रहती हैं, ये बंद नहीं होती हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, आ जाइए अब हमारा, हम पढ़ते हैं अब हमारा G0 फेज़। एक ऐसा फेज़ G0 फेज़ है, कैसे रखूँ, दिख रहा है ना, ओके। एक G0 फेज़ जो है वो एक तरीके का आप कह लीजिए G0 फेज़, जिसमें सेल जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, डिवाइड वगैरह नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, रेस्ट रूम कह लीजिए आप इसको। G0 फेज़, क्विजेंट फेज़, आपको क्यों से ही पता चल रहा है, आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको एक आएगा ना अंदर से कि इसमें कुछ तो क्विट कर दिया है, कुछ तो एग्जिट कर दिया है। क्या एग्जिट किया है? रेप्लिकेशन को, डुप्लीकेशन को, साइकिल को एग्जिट किया है। तो जो सेल जिनको फर्दर डिवाइड नहीं करना होता है वो क्या करते हैं, वो G1 फेज़ को एग्जिट कर देते हैं और इंटर हो जाते हैं G0 फेज़ में। G0 फेज़ मतलब क्विजेंट फेज़ में। उसमें क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि सेल इसमें आके बस गए हैं तो इसका मतलब कि वो एक्टिव नहीं है, नहीं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन वो तभी आप आके डिवीज़न या फिर कोई काम, प्रोलिफरेशन तभी करेंगे जब उनको बुलाया जाएगा। अगर आप उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है तो वो नहीं आएंगे, वो तो फिर वो रेस्ट फेज़ में ही रहेंगे। जैसे कि आप देखो, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे हार्ट सेल। अब क्या हो अगर हार्ट सेल जो है वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहें, तो वो पॉसिबल है? ब्रेन आपका जो है वो, अगर उसके सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता होगा अगर आपका कोई सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए, तो वो एक कैंसर या फिर एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। आप आगे पढ़ोगे कि अगर सेल है, अगर उसको 10 टाइम ही डिवाइड करना था, 10 टाइम ही अगर उसको डिवाइड करना था, मान लीजिए अगर उसने 10 टाइम से ज़्यादा अगर उसने डिवाइड कर लिया, मान लीजिए उसने 12 टाइम या 20 टाइम्स कर लिया, तो वो मिलके गुच्छा एक ट्यूमर बना देता है, जो कि फर्दर जगह ब्रेन के या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाके वो और बड़े बड़े ट्यूमर्स बनाते हैं, जो कि बाद में जिसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो ये भी एक सेल की एक प्रॉपर्टी ही होती है कि आपको बस इतना ही डिवाइड करना है जितना आपकी ज़रूरत है। अगर आप उससे ज़्यादा डिवाइड करो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो आपका हार्ट सेल हो गया, आपके नर्व सेल हो गए, इनफैक्ट कोई भी सेल आपका है, जैसे आप मान लीजिए आपका स्किन का सेल है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो डिवाइड करती जा रही है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, आपको
कि वहाँ की आपकी स्किन जो है वो टियर हो गई है, ठीक है। तो आप कुछ दिन बाद देखोगे कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ वहाँ पे स्किन नॉर्मल हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ के सेल जो थे वो डेड हो गए थे। तो वहाँ के सेल जो कि G0 फेज में थे वो आके अपना फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब तक उनकी ज़रूरत नहीं होती है वो अपना रेस्ट में रहते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है तो फिर वो आते हैं, अपना काम करते हैं, एंड देन अगेन वो अपना वही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये G0 फेज में आपको मेन चीज़ जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि जो सेल है इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ये पूछ लेता है और बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर रेस्टिंग फेज में है, अगर वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इनएक्टिव होंगे। नहीं, वो एक्टिव होते हैं, काम नहीं कर रहे हैं लेकिन एक्टिव होते हैं। अब आप देखो, अब दिया है आपको एक और, आपके बुक में दिया है कि एनिमल सेल में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, किसमें? ओनली सीन इन सोमेटिक सेल। अब मैं आपको पहले बताती हूँ सोमेटिक सेल क्या होते हैं। सोमेटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, वो सेल जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अपनी बुक में लिख लो, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि Y2 की कोई भी बुक आप XYZ अगर करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगी। देखिए, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल क्या कह रहा है, इन एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। डिप्लॉयड माने 2N, आप समझ रहे हो, 2 सिर्फ सोमेटिक सेल वो होती है जो डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। जैसे देखिए सेल्स होती है ना, वो हमारे बॉडी में 2 टाइप की होती हैं। मैं आपको कहाँ लिख के बताऊँ, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, ठीक है। सेल जो होती हैं वो होती हैं 2 टाइप की, एक होती है सोमेटिक सेल और एक आपकी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर आप इसको जर्म सेल कह लो, ठीक है। जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल वो होती हैं जिसमें जो रिप्रोडक्टिव होती है, मतलब रिप्रोडक्शन करवाती हैं। जैसे कि आप कह लो, जैसे आपके स्पर्म जो है ना वो जर्म सेल हो गई, आपके ओवा हैं, ये सब आपके किस में आएंगे, सब आपके जर्म सेल्स में आएंगे। लेकिन सोमेटिक सेल में जैसे आपके आएंगे स्किन हो गई आपका, है ना, आपके लीवर सेल हो गई, ये सब रिप्रोडक्शन में तो नहीं काम आ रही है ना। आप और कह लो आपके मसल सेल्स हो गए, और भी चीज़ें जो कि जो सेल्स जो आपकी रिप्रोडक्शन में नहीं यूज़ हो रही हैं, दैट ऑल आर इन सोमेटिक सेल। जो सोमेटिक सेल्स होती है ये 2N नंबर में होती है ना, डिप्लॉयड होती हैं। तो एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स में ही पाई जाएंगी। अगर उसमें, और अगर आप रिप्रोडक्टिव की बात करोगे तो फिर यहाँ मियोसिस होता है। आपको पता होगा ना कि 2N फादर होते हैं, 2N मदर होती हैं, फिर लेकिन जब इसमें मियोसिस होती है तो दोनों लोगों से N निकलता है, फिर ये दोनों N मिलके फिर एक बेबी को जन्म देता है जो कि 2N होते हैं ना। तो मतलब कि अगर आपको रिप्रोडक्शन करानी तो फिर वहाँ पे आपको हैप्लॉइड लेना होगा। लेकिन आपकी जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है यहाँ पे आपका सिर्फ 2N ही होता है, ठीक है। और इसमें और क्या दिया है कि अब इसके अलावा, है ना, ठीक है, ये तो आपके एनिमल की बात हो गई। लेकिन इसके आप अगेंस्ट में कहोगे तो क्या होता है, प्लांट जो है वो माइटोटिक डिवीजन दोनों में शो करती हैं, हैप्लॉइड में भी डिप्लॉइड में भी। हैप्लॉइड में भी शो करेंगे, डिप्लॉइड में भी, मतलब नहीं होने कि N नंबर है 2N नंबर है। आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड में हमेशा लिख लिया करो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड DI डाई मतलब 2, एंड हैप्लॉइड 1 हो गया, ठीक है। अब आप देखो क्या किया, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। आप देखोगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखा होगा, या फिर आगे मैं कवर करूँगी, जो कि है जैसे कि आपके हो गए, जैसे आपके एल्गे हो गए, है ना, ब्रायोफाइट्स हो गए, आपके टेरिडोफाइट्स हो गए, इन सब में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो होता है। और आपने ये तो मैं पढ़ाऊंगी, और आप एनिमल किंगडम से भी आपने देखा होगा, एनिमल किंगडम से आपने देखा होगा सीलन ट्रेटा में जो पॉलिप होता है और मेड्यूसे होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसे, ये दोनों भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एक दूसरे को सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो आप अभी के लिए जो चैप्टर 3 की बात कर रहा है, चैप्टर 3 मतलब कि आपको एल्गे की बात हो रही है, एल्गा की हो रही है, ब्रायोफाइट्स की हो रही है, एंड टेरिडोफाइट्स की हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो अपनी बुक में पीछे आप देख सकते हो, अदरवाइज ये आगे मैं कवर करूँगी तो आपको बताऊँगी, ठीक है। बस हो गया, एंड ओके, इट्स डन। तो आज हमने ये कवर कर लिया। अब इससे मैंने नीट 2026 में 2 क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि एक आपका यहाँ पे था, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। नीट में इससे क्वेश्चन आया था जो कि इसके सीक्वेंस पे था, कि मतलब पहले G1 फेज़ है, फिर S फेज़ है, फिर G2 फेज़ है। पहले हमेशा क्या होता है कि हमको लगता है कि G1 फेज़ होगा, G2 फेज़ होगा, तब सिंथेसिस फेज़ होगा। नहीं, ये ऐसे होता है। तो आप इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को क्लियर रखो, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स इतने सेम, ऑप्शन सेम भी होते हैं कि दिमाग जो है वो कन्फ्यूज़ कर जाता है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ये रीनीट का है आपका, आप बुक में मेंशन कर लिया करो तुरंत कि कहाँ क्या चीज़ पूछी है। एंड हाँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा फेज़ है जिसमें आपका, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि S फेज़ में आपका DNA का नंबर N था, तो फिर आपका S फेज़ के बाद वो कितना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि DNA जो है वो 2N हो जाएगा। क्रोमोसोम भी पूछता है तो आपको वही पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम सेम होगा। ये क्वेश्चन भी था, ये रीनीट में था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी N फेज़, दिस वन। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कवर करूँगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिसमें आप चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। सो या, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।